हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज 2 अगस्त 2025 है और आज के करंट अफेयर एमसीक्यू में बहुत अच्छे एमसीक्यू शामिल किए गए हैं, खासतौर पे क्योंकि टॉपिक ही ऐसे चर्चा में थे। जैसे अभी आप देखोगे PSLV C61 मिशन असफल हुआ है, फेल हुआ है, तो उसको लेके आर्टिकल था। तो यहाँ पे हम SLV, ASLV, PSLV, GSLV के बारे में जानेंगे, क्या रोल है इनका। वहीं चोल डायनेस्टी को लेकर उसका जो डेमोक्रेटिक फीचर है उसको लेके एक आर्टिकल था, तो उसका जो एक्सपेंशन है, क्या इम्पोर्टेंस उसकी, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे। रेड पांडा के बारे में जानेंगे, लोकेशन कहाँ पाया जाता है, कई बार यूपीएससी ने MCQs क्वेश्चंस पूछे हैं। साथ ही उसके बाद इंडिया UK का जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है उसको लेके MCQ है। ब्लू कार्बन इनिशिएटिव जो मैंग्रोव को लेकर है उसके बारे में जानेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 5 वर्ष हो गए हैं, तो क्या इसके आउटकम्स रहे हैं, तो इसके संबंध में उसके कुछ फैक्ट्स देखेंगे, कुछ इनिशिएटिव, कुछ एप्लीकेशन टूल्स के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इस तरह से कई क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं पिछले वर्षों में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो रिवर डिस्प्यूट है, आज का नहीं लगभग 70 साल से इशू बना हुआ है, चाहे आप देखो नेशनल लेवल पर चाहे स्टेट लेवल पर, तो कौन कौन से रिवर डिस्प्यूट हैं, किन किन नदियों के बीच विवाद है, उनको भी जानेंगे, समझेंगे इस तरह से। साथ ही लास्ट में हम 2 PYQs भी देखेंगे यूपीएससी के, और हम अब के डिस्कशन में 2 PYQ डेली लिया करेंगे, खासतौर पर लास्ट में यूपीएससी के, जिससे आपको ट्रेंड भी पता चलता रहे खासतौर पर, और PYQs भी सॉल्व होते रहे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज का जो MCQ है उसके बारे में। PSLV के रेफरेंस में बात करनी है कि PSLV C61 EOC या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसके बारे में बताना है। द मिशन वॉज लॉन्च फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑन 18 मई 2025। तो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 18 मई 2025 को इस मिशन को लॉन्च किया गया था। अर्थ ऑब्जर्व करने का एक सैटेलाइट था, PSLV व्हीकल के थ्रू से लॉन्च किया गया था। द मिशन फेल्ड ड्यू टू द माल फंक्शन इन सेकंड स्टेज ऑफ द रॉकेट। तो दूसरे चरण में क्या खराबी हुई इसकी, तीसरे चरण में हुई, पहले चरण में हुई, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट है, इसको आपको बताना है कि किस चरण में, यहाँ पे किस स्टेज में यहाँ पे फेलियर देखा गया। तीसरा, द मिशन एम प्लेस EOS 9 इन सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। तो इसका पर्पज़ क्या था कि सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसको प्लेस करना था। अब अगर हम बात करें तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसका सेकंड स्टेज में नहीं बल्कि थर्ड स्टेज में इसका फेलियर हुआ। पहला तीसरा यहाँ पे सही है, लेकिन क्या मामला यहीं पे खत्म हो जाता नहीं। अगर हम बात करें इंडिया की हिस्ट्री की, खासतौर पर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे SLV कहा जाता है, इसको 1979-80 में लॉन्च किया गया था। और उसी दौरान देखा क्या, पहले बार में तो असफल हुआ, लेकिन बाद में सफल हुआ। और इसकी कैपेसिटी लगभग 40 किलोग्राम की हुआ करती थी कि 40 किलोग्राम सैटेलाइट को स्पेस में ले जा सकता है। और इसका पर्पज़ क्या था कि लो अर्थ ऑर्बिट की जो एरिया उसको कवर करना इसका यहाँ पे पर्पज़ था। अब पहला स्वदेशी जो रॉकेट है इसमें रोहिणी हमने लॉन्च किया लो अर्थ ऑर्बिट में SLV के थ्रू, ठीक है, ये बात हो जाती है। फिर इसके अलावा एक और जो हमारा अपडेट होता है सैटेलाइट जो व्हीकल होता है, उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की शुरुआत होती है। और अगर आप देखोगे ये लगभग 8 से 10 साल बाद, आई थिंक 1987 to 94 के बीच में अगर आप देखोगे ये सैटेलाइट आता है। और 150 किलोग्राम तक के जो सैटेलाइट हैं उनको कैरी करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन यह भी यहाँ पे याद रखना कि यह भी लो अर्थ ऑर्बिट तक ही सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता था। ये यहाँ पे इसका बेसिक फीचर्स था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अगला सैटेलाइट व्हीकल की शुरुआत होती है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको लगभग 1993 के आसपास बनाया गया, लेकिन बाद में 1994 में सक्सेस मिली इसे बनाने के बाद। और इसकी क्षमता थी लगभग 1750 किलोग्राम से लेके 3800 किलोग्राम। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई, यहाँ पे कैपेसिटी हमारे पास डेवलप हो गई सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी सैटेलाइट लॉन्च करने की और लो अर्थ ऑर्बिट में भी सैटेलाइट लॉन्च करने की। लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थात छोटे हो, जैसे सपोज करो ये अर्थ है ना, और ये लो अर्थ ऑर्बिट है, तो यहाँ तक क्या तो भारी सैटेलाइट वो ले जा सकता था। जैसे मान के चलिए 3000 किलोग्राम का है, 3500 किलोग्राम का है। लेकिन जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और ऊपर ले जाना हो तो 1700 किलोग्राम से ज़्यादा सैटेलाइट नहीं ले जा सकता था। तो यहाँ पे समस्या ये थी कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है बहुत बड़े होते हैं, बहुत भारी होते हैं, तो हमें कैनेडी स्पेस सेंटर फ्रेंच गुयाना से लॉन्च करवाने पड़ते थे। बाद में भारत ने एक और बेहतरीन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप किया जिसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। 2001 में हालांकि डेवलप किया गया, लेकिन इसका अपडेटेड वर्जन GSLV Mach 3 इसे 2001 में ही बना लिया गया था, लेकिन Mach 3 इसका 2014 में आया, 2017 में इसने पहली बार उड़ान भरी और इसकी कैपेसिटी है 4000 किलोग्राम की। तो भारत एक इस मामले में काफ़ी आत्मनिर्भर हो गया है। अब यहाँ पर PSLV से ही लॉन्च किया गया था, क्योंकि ज़्यादा दूर हमें भेजना नहीं था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, तो यहाँ पे असफल हो गए, इस वजह से क्वेश्चन था। तो हमने सारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में जान लिया है। आगे हम बात करेंगे दूसरे MCQ की। विद द रेफरेंस ऑफ इंडियाज इंडिजिनस डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन
एज सीन ड्यूरिंग द चोला इरा। तो चोल इरा के बारे में कई दिनों से प्रश्न आ रहा है, उसका डेमोक्रेटिक फीचर, उसका एक्सपेंशन आप देखिए यहाँ पर। चोल एम्पायर जो आज का पूरा, अगर आप देखिए, बांग्लादेश का रीजन है, श्रीलंका का रीजन, इसके अलावा इंडोनेशिया, सुमात्रन रीजन, मलेशिया, सिंगापुर, इन रीजन में कब्जा हुआ करता था। ओवरऑल बंगाल की पूरी खाड़ी है जो, इसमें पूरा चोलों ने रूल किया। और इनका एक डेमोक्रेटिक फीचर था जिसे कुडू वलय सिस्टम कहा जाता था, जिसको लेके एमसीक्यू बना है। द कुडू वलय सिस्टम इवॉल्व सेक्रेट वोटिंग यूजिंग द पाम लीफ स्लिप प्लेसेस इन अर्थ अथनपोर्ट। तो कुडेब्ल्यू सिस्टम के बारे में यहाँ पे एमसीक्यू है कि गुप्त मतदान की यह व्यवस्था थी। दूसरा, एलिजिबिलिटी ऑफ लोकल इलेक्शन इंक्लूड टैक्स पेमेंट करता हो, उससे अगर हम बात करें तो शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, संपत्ति भी होनी चाहिए उसी व्यक्ति को। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या किया गया था, उस वही व्यक्ति क्या करता था, यहाँ पर चुनाव लड़ सकता था। तीसरा स्टेटमेंट है, देयर वाज नो सिस्टम फॉर डिस्क्वालिफिकेशन और रिमूवल ऑफ यूनिट कैंडिडेट। यहाँ पे कोई ऐसा फीचर नहीं था जिससे जो कैंडिडेट उसको रिमूव किया जा सके। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं थी, अगर कोई व्यक्ति करप्ट हो जाता है या भ्रष्टाचारी हो जाता है तो उसको यहाँ पे रिमूव किया जा सकता था। पहला और दूसरा सिस्टम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकता है, यूपीएससी पूछ सकता है कुडू वलय सिस्टम के बारे में, आप इसको यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम देखें अगला एमसीक्यू यहाँ पे रेड पांडा के बारे में बात कर रहा है। तो देखते हैं रेड पांडा अगर हम बात करें तो बेसिकली ये पेड़ों में रहने वाला जीव, एक मेमल है जो ज़्यादातर अगर देखो जो ईस्टर्न हिमालयाज है, हिमालयन रीजन है वहाँ पे, और दक्षिण पश्चिम जो चाइना रीजन है वहाँ पे पाया जाता है। लिविंग फॉसिल भी इसे कहा जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, लिविंग फॉसिल इसे कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर भारत में इसे कहाँ पाया जाता है, भारत में अगर आप देखोगे तो जो भारत नॉर्थ ईस्ट एरिया है, खासतौर पर अगर आप देखिए सिक्किम वाला रीजन हो गया, फिर उसके अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पश्चिम बंगाल वाले रीजन, तो इस रीजन में ये बेसिकली देखा जाता है ग्लोबली। अब इस रीजन में है तो भूटान में भी पाया जाएगा, नेपाल में भी पाया जाएगा, तो यहाँ भी थोड़ा पाया जाता है। टेम्परेट फॉरेस्ट में बेसिकली रहता है और इसके IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है। और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और 1972 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एक्ट है हमारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है सॉरी, उसमें शेड्यूल 1 में आता है। एमसीक्यू यहाँ पे बना है कि रेड पांडा इज मेनली कार्निवोरस। तो देखिए मेनली कार्निवोरस पेड़ में रहेगा, मेनली कार्निवोरस तो है नहीं है ना, ये बेसिकली शाकाहारी टाइप का है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, इट फाउंड इन पार्ट ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही, हमने यहाँ पे इसकी लोकेशन देखी, यहाँ पर कहाँ पाया जा रहा है। तीसरा, ये IUCN की अत्यंत संकटग्रस्त लिस्ट में है, तो ये नहीं है ऐसा, इंडेंजर्ड लिस्ट में है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, आई थिंक यहाँ पे ये इंडेंजर्ड है, तो ये केवल 2 स्टेटमेंट, केवल 2 यहाँ पे सही होगा, केवल 2, ठीक है। यहाँ पे 2 रेड पांडा और जायंट पांडा के बारे में बात की गई कि दोनों का क्या क्या फैमिली फीचर है, दोनों की बॉडी का साइज यहाँ पे बताया गया, वेट बताया गया है। इसके अलावा अगर हम डेली फूड नीड्स के बारे में भी बताया गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम बात करेंगे वाई इज रेड पांडा कंसिडर इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होता है कि अगर उस स्पीस को लेकर उस स्पीस पे खतरा हो गया ना, तो उस पर डिपेंड, और उसके नीचे जो स्पीसीज है पूरे जंगल में कुछ ना कुछ एक तरह का आप देखोगे तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, उसको वो एक तरह से इंडिकेट करता है। जैसे अगर आप देखो लाइकेन के बारे में देखो, तो लाइकेन एक तरह का इंडिकेटर है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज इट प्रेजेंस रिफ्लेक्ट चेंज इन इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम हेल्थ में चेंज हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे इंडिकेटर सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा इसको लेकर बहुत सारे प्रोग्राम भी, NBAP के बारे में प्रोग्राम, अगर आपने इसके बारे में देखा होगा, राष्ट्रीय जो बायोडाइवर्सिटी जो हमारा प्लान है उसमें भी रेड पांडा कंजर्वेशन ब्रीडिंग की बात होती है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का रेड पांडा नेटवर्क भी काम करता है इस चीज़ को लेकर। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव इसको लेकर यहाँ पर होते हैं। आगे हम MCQ की तरफ देखेंगे, विद द रेफरेंस ऑफ इंडिया UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सेटा। तो ये किसके भी साइन हो रहा है, तो यही इंपॉर्टेंट अपने आप में फैक्ट बन जाता है। स्टेटमेंट्स क्या है, इंडिया हैज रिटेन इट्स सॉवरेन राइट टू डिमांड सोर्स कोड एक्सेस फ्रॉम द फॉरेन डिजिटल सर्विसेज। भारत ने विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाताओं से स्रोत कोड मांगने का अपना संप्रभु अधिकार बरकरार रखा है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। दूसरा, द एग्रीमेंट अलाउ UK कंपनीज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू इंडिया ओपन गवर्नमेंट डाटा। यह समझौता UK कंपनी को भारत के ओपन गवर्नमेंट डाटा तक गैर भेदभाव पहुँच प्रदान करता है। तो यह स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाती है। तो ये एग्रीमेंट भारत और ब्रिटेन के बीच में हो रहा है। 6 क्वेश्चन बात कर रहे हैं, विद द रेफरेंस ऑफ ब्लू कार्बन इकोसिस्टम के बारे में आपको बताना है। ब्लू कार्बन बेसिकली मैंग्रोव से रिलेटेड है, ये इंक्लूड करता है कोस्टल इकोसिस्टम को, मैंग्रोव्स को, टाइडल मार्शेस को, सी ग्रासेस को। ये बात यहाँ पे सही है। दूसरा, दे आर सिग्निफिकेंट फॉर कार्बन स्टोरेज बट हैव नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी पर नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ब्लू कार्बन अगर हम बात करें तो रेफर करता है द कार्बन कैप्चर्ड बाय द वर्ल्ड ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम प्राइमरली मैंग्रोव्स के द्वारा, सी ग्रास के द्वारा, साल्ट मॉरेसेस के द्वारा।
तो ये ब्लू कार्बन बताता है कि जो खासतौर पे ओशन से रिलेटेड चीज़ें वो कितना कार्बन को ऑब्जर्व कर रही हैं, कितना कार्बन को क्या कर रही हैं, सोख रही हैं, कितना कैप्चर कर रही हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लू कार्बन इंपॉर्टेंट इसलिए कि कार्बन सिंक की तरह काम करता है, कार्बन को ऑब्जर्व करता है, खींच लेता है। अगर हम बात करें दूसरा क्लाइमेट मिटिगेशन का भी काम करता है, हेल्प करता है अचीव में एनडीसी जो टारगेट, अगर आपने इन सबको बेहतर किया, सुरक्षा को प्रदान किए, तो जो आपका नेशनल डिटर्मिनेशन जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का, उसको ये बेहतर करता है अगर आपने इनको प्रोटेक्शन किया तो। दूसरा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, अलग अलग जो अगर आप बात फ्लोरा फ्लोरा डिपेंडेंट होते हैं उनको बेहतर प्रदान करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके थ्रू होती हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे एरियाज जैसे सुंदरबन हो गया, भितरकनिका उड़ीसा हो गया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया आंध्र प्रदेश में, पिचावरम हो गया तमिलनाडु में, महानदी डेल्टा उड़ीसा में हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे रीजन भारत में दिखाई देते हैं। अगले एमसीक्यू की बात करेंगे विद द फॉलोइंग फीचर 5.3.3.4 स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर्स अंडर एनईपी। अब इसके बारे में फीचर के बारे में बताना है। अभी आप देखोगे 2020 में जब इसको लागू किया गया तो अब से लेकर अब तक 2025 5 साल हो गया है। इसके पहले 1968 में शिक्षा नीति आई थी, 1986 में शिक्षा नीति आई, 2020 में शिक्षा नीति आई। और इस बार की जो अध्यक्षता किसने की थी, कस्तूरी रंगन ने की थी इसकी अध्यक्षता। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इम्फोसाइज ऑन फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी इन अर्ली ईयर्स, छोटे बच्चे हैं जब 3-4 साल के हो तो उन्हें शब्दों का ज्ञान हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत, और दूसरा अंकों का ज्ञान हो जाना चाहिए। यहाँ पे फाउंडेशन लिटरेसी की बात करता है। एक्सपेरिमेंटल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग थ्रू मदर टंग, मातृभाषा के अनुसार लर्निंग की बात करता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। नेशनल लेवल सेंट्रलाइज करिकुलम फॉर ऑल ग्रेड, सभी ग्रेड के लिए सेंट्रलाइज यहाँ पे करिकुलम है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, अलग अलग करिकुलम की व्यवस्था यहाँ पे थोड़ा सा दी गई है। 1 और 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इनिशिएटिव आर एसोसिएटेड विद फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी अंडर एनईपी। तो कौन कौन सी इनिशिएटिव से संबंधित हैं फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी से? निपुण भारत है, जाहिर सी बात है, विद्या प्रवेश है और पीएम ई विद्या, ये तीनों इनिशिएटिव इससे संबंधित है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ओके, अगर हम बात करें अगले एमसीक्यू की, विद द रेफरेंस ऑफ आर्टिकल 262 इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए राज्यों के बीच जो जल विवाद होते हैं उनको 262 के अंतर्गत डील किया जाता है। अब बहुत सारी नदियों के बीच जल विवाद देखने को मिलते हैं, जैसे रावी ब्यास का जो विवाद है पंजाब हरियाणा राजस्थान में देखने को मिलता है। नर्मदा जो विवाद है तो मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान में देखने को मिलता है। फिर गोदावरी नदी का डिस्प्यूट है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश उड़ीसा में। फिर महादई रिवर, इसी तरह से आप देखो कृष्णा कावेरी वेरियस जो बड़ी बड़ी रिवर्स है सभी का डिस्प्यूट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इनको 262 में संविधान में प्रावधान किया गया है कि इन मामलों को यहाँ पे इसमें डील किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट आज बात करें, इट अलाउ द पार्लियामेंट टू बार द जुरिडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स इंक्लूड द सुप्रीम कोर्ट ओवर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो यह संसद को राज्य के बीच जो जल विवाद होते हैं उनमें सर्वोच्च न्यायालय से सभी अधिकार क्षेत्र प्रतिबंधित करते हैं। इसके लिए एक ट्रिब्यूनल यहाँ पे बनाए जाने की बात होती है। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, ट्रिब्यूनल जो डिसीजन लेगा वह फॉलो किया जाएगा। ट्रिब्यूनल की प्रोसेस को फॉलो करने के लिए अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं स्टेट तो यहाँ पे मामला न्यायालय पे जा सकता है। दूसरा, इट मैंडेट्स दैट ऑल इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट मस्ट बी रिजॉल्व थ्रू द सुप्रीम कोर्ट। यह मैंडेट करता है कि सभी जो वाटर डिस्प्यूट है सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व कर रही है। बात यहाँ पे गलत है, वाटर डिस्प्यूट के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाए जाने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बात करें, यूपीएससी PYQ है। इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ अर्थ, अगर ये जो वर्षा वन लंग्स हैं अर्थ के, देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन करता है किडनी की तरह। ये स्टेटमेंट 2022 में यूपीएससी में पूछा गया था। अब अगर हम बात करें डी, इसका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि एक्वाटिक प्लांट ऑब्जर्व हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिशन। तो जलीय भारी जो धातुएं होती हैं पोषक तत्व होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए इसके संबंध में ये कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बात कर, इफ वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड व्हाट डज इम्प्लाई। अगर किसी वेटलैंड को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम क्या होगा कि चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैविंग अकर्ड और अकरिंग और लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसका मतलब हुआ कि मानव हस्तक्षेप इतना ज़्यादा हो रहा है कि वेटलैंड वो खराब हो चुका है, खराब होने की सिचुएशन में आ गया है और उसको विशेष सुरक्षा देने की आवश्यकता है। तभी 1971 में जिस रामसर साइट कन्वेंशन हुआ था उसमें एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का प्रोविजन किया गया और ऐसे गंभीर मामलों को, ऐसे गंभीर स्थलों को, वेटलैंड्स को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है तब तक जब तक उनकी व्यवस्था बेहतर ना हो जाए। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको जरूर बताएं।